Hello students, myself Vishy Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. इन दिनों में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान सर्विस रूल्स और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान सिविल सर्विसेज जॉइनिंग टाइम रूल्स 1981। ठीक है, ये हमारा 5th वीडियो है। इसमें आपको जॉइनिंग टाइम के बारे में समझने को मिलेगा कि जॉइनिंग टाइम क्या होता है। तो जनरली जब एक एम्प्लॉई को कहा जाता है कि आप नया पोस्ट संभालिए, नई पोस्ट को ज्वाइन कीजिए या उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसे वहाँ नई पोस्ट पे जाने में समय लगेगा। तो उन सबको ज्वाइनिंग टाइम कहते हैं। उससे रिलेटेड कौन से MCQ बन सकते हैं, वो 10 इंपॉर्टेंट MCQ अपन करेंगे अभी। चलिए सर शुरू करें। पहला क्वेश्चन कहता है, वर्तमान में प्रभावी नवीन कार्यग्रहण काल नियम कब से प्रभावशाली है? सिंस व्हेन इज द न्यू ज्वाइनिंग टाइम रूल्स करंटली इन इफेक्ट? ठीक है, हम आज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स को पढ़ने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि ये इफेक्टिव कब से हुए, लागू कब से हुए। पहला ऑप्शन 17 मार्च 81 से, 1 अप्रैल 81 से, 1 जनवरी 81 से, या फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीशन ऑफ ओल्ड ज्वाइनिंग टाइम रूल्स, कि जब से पुराने कार्यग्रहण काल नियम लोपित हो गए हैं, विलोपित हो गए हैं, तब से। तो सर इसका आंसर है 1 अप्रैल 81। यहाँ से ज्वाइनिंग टाइम रूल्स इफेक्टिव हो गए हैं। के बारे में अभी अपन और डिटेल्स पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। कहता है वित्त विभाग, तो ये अधिसूचना जारी की है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जयपुर 17 मार्च 1981 को। किस बारे में? राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981। क्या कहा उसमें? GSR वैसे होता है जनरल स्टैट्यूटरी रूल 26। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। तो दो बातें आई। ये आपके वैसे जो RSR होते हैं ना, ये RSR किन्होंने बनाए हैं या किन्हें बनाने का पावर मिला हुआ है? तो जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उन्हें संविधान ने शक्ति प्रदान की है और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय ने राजस्थान सर्विस रूल्स बनाए हैं। उसी के बाद ये जो राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स हैं वो भी राज्यपाल ने उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए हैं। शक्तियाँ कहाँ से मिली है? अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा, प्रोविजो द्वारा। ठीक है, इसकी प्रिलिमिनरी जानकारी सुन लीजिए। ये नियम राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 कहलाएंगे। ठीक है, ये नियम 1 अप्रैल 1981 से प्रभावशील होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई एक्ट कब से लागू होगा या कोई नियम कब से प्रभावी होंगे, एवं ऐसे राज्य कर्मचारी पर भी लागू होंगे जो इस तारीख को या इसके पश्चात ट्रांसफर होते हैं। तो जो भी कर्मचारी इस डेट को या इस डेट के बाद ट्रांसफर होते हैं, उन सारे राज्य कर्मचारियों पर ये नियम लागू होंगे। ऐसे समस्त राज्य कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन नगरीय सेवाओं एवं पदों पर हुए और लागू होंगे, लेकिन निम्न पर प्रभावी नहीं होंगे। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किन पे ये नियम लागू नहीं होंगे। एक तो कार्यदत्त यानी वर्क चार्ज एम्प्लॉइज, ये क्या होते हैं इसको अपन ने एक सेपरेट वीडियो में समझा रखा है। तो जो वर्क चार्ज एम्प्लॉय हैं या जिन कर्मचारियों को कंटिजेंसी मद, आकस्मिक व्यय मद से भुगतान किया जाता है उनको, या ऐसे कर्मचारी जिनको अनुबंध के आधार पर रखा गया है यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रखा गया है, और ऐसे व्यक्ति जो फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जो होल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उन पे ये नियम लागू नहीं होते। तो आपको नियमों का दायरा भी समझना पड़ेगा कि किन पे लागू होते हैं किन पे नहीं। यही सारी बातें इंग्लिश में हैं। अब जिसमें कंफर्टेबल हो पॉज करके पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनेंस ग्रुप 2 डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जयपुर मार्च 17 1981, द राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981। देखिए आप, मैं जानता हूं कि आप पढ़ भी सकते हैं, पर मैं ये पढ़ के सुना रहा हूं ताकि एक बार और कानों में जाए। जितनी बार मोर एंड मोर टाइम, देखिए नया सब्जेक्ट है, ये वैसा सब्जेक्ट नहीं है जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट, इवन कॉमर्स वाले स्टूडेंट ने भी ये सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा होता है, और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड अगर उनको अलाउ किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने भी कहीं नहीं पढ़ा है। तो ये क्योंकि पहले कभी कानों में नहीं गया हुआ है, इसलिए ये 2-3-4 बार पढ़ा जाएगा तो पहले कानों में जाएगा और फिर दिमाग में जाने लगेगा। इसीलिए मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। इसीलिए जनरली जैसे मैं एक वीडियो में वैसे 20 MCQs बनाता हूँ, लेकिन ये जो RSR वाले वीडियोज़ है उसमें अपन ने 10 MCQ ही रखे हैं, बाकी टाइम अपन उसके रिलेटेड थ्योरी पढ़ने में लगा रहे हैं।
अप्रोच में भी कि पहले थ्योरी में पढ़ा देता, बट मेरा अप्रोच रहता है कि भाई आप एमसीक्यू डायरेक्ट लगाइए, टाइप ऑफ एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चनों का प्रकार देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस लेवल पे जाके आपको तैयारी करनी चाहिए। जनरल स्टैट्यूटरी रूल 26 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द प्रोविजो ऑफ द आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर hereby makes the following rules। तो पावर गवर्नर के पास है। प्रिलिमिनरी, these rules may be called the Rajasthan Civil Service Joining Time Rules 1981। they shall come into force with effect from 1st of April 1981। ये इनके लागू होने की तिथि है। and shall apply to the government servants who are transferred on that date or after that date। these rules shall apply to all government servants appointed to civil services and posts under the state government, but shall not apply to work charged employee, government servants paid out of contingencies, government servant engaged on contract, and those who are not in whole time employment। तो इन चारों प्रकार के एम्प्लॉइज पे सिविल के वाले जो रूल्स हैं, जॉइनिंग टाइम रूल्स हैं, वो अप्लाई नहीं होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, ओके, राजस्थान अधीनस्थ के लिए सब ऑर्डिनेट लेखा सेवा यानी अकाउंट सर्विस के मामलों में राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 के प्रयोजनार्थ प्रशासनिक विभाग कौन है? आपका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? ये किसके रिगार्डिंग पूछा जा रहा है? ये बहुत ही स्पेसिफिक राजस्थान सब ऑर्डिनेट अकाउंट्स सर्विसेज के जॉइनिंग टाइम रूल्स जो हैं, उन जॉइनिंग टाइम रूल्स का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, प्रशासन कौन करेगा? अगर आपको नियमों में किसी तरह का डाउट है या तो आप किससे जानकारी लेंगे? ए ऑप्शन है ट्रेजरी एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, बी है कंसर्न्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सी है फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड डी है ट्रेजरी ऑफिसर कोषाधिकारी। ठीक है, तो इसका आंसर है वित्त विभाग। आप राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से जानकारी लेंगे। जब आप इन नियमों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगी, मैं वो पढ़ के बताता हूँ आपको। वित्त विभाग इसका आंसर है। कहता है कि ये जब हम जॉइनिंग टाइम रूल्स पढ़ते हैं तो इन नियमों की व्याख्या के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न हो, मतलब कोई सा भी रूल आप पढ़ रहे हैं उसके इंटरप्रिटेशन को लेके आपको कोई डाउट है, तो उसे राज्य सरकार के वित्त विभाग को प्रेषित किया जाएगा। यहाँ से अपने को समझ में आ जाता है कि एंड बॉडी कौन है, या एंड में एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, या फाइनल डिसीजन या वर्डिक्ट किसका होगा। If any doubt arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the finance department of government। चलिए आगे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, स्थानांतरण में शामिल है। ट्रांसफर इंक्लूड्स एक पद से दूसरे पद पर कार्य संभालने हेतु उसी स्थान पर भेजना, एक पद से दूसरे पद पर कार्य संभालने हेतु अन्य स्थान पर भेजना, पद का मुख्यालय परिवर्तित होने के फलस्वरूप अन्य स्थान पर भेजना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए सर, ट्रांसफर में क्या होगा बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं, ट्रांसफर में या तो आपकी पोस्ट चेंज हो जाएगी, या आपका जो प्लेस ऑफ हेडक्वार्टर है वो चेंज हो जाएगा, या ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको वही शहर मिले लेकिन आपकी पोस्ट चेंज हो जाए, हो सकता है कि आपको डिफरेंट शहर में भेजा जाए। ठीक है, और हो सकता है कि आपका पोस्ट भी बदल जाए और आपका हेडक्वार्टर भी चेंज हो जाए। तो ट्रांसफर इंक्लूड्स ऑप्शन ए द मूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर टू टेक अप द ड्यूटीज ऑन सेम स्टेशन। हो सकता है कि आप उसी स्टेशन पे हों, केवल आपका पोस्ट बदल जाए। द मूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर टू टेक अप द ड्यूटीज ऑन अनदर स्टेशन, हो सकता है आपका दूसरे स्टेशन में जाने पड़े। द मूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन हेडक्वार्टर। तो इसका आंसर सर ऑल ऑफ द अबव है। ट्रांसफर्स में ये सारे मामले आते हैं। एक बार मैं आपको इसका नियम बता देता हूँ। स्थानांतरण, ये टिपिकल लैंग्वेज जो लॉ में लिखी हुई है वहाँ से है। स्थानांतरण से तात्पर्य राज्य कर्मचारी को नए पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए या कर्मचारी के मुख्यालय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक ही स्थान के अंदर या अन्य स्थान पर एक पद से दूसरे पद पर भेजना अभिप्रेत है। ठीक है, आराम से पढ़ते हैं। स्थानांतरण से तात्पर्य, एक तो बात चल रही है किसकी, राज्य कर्मचारी को। राज्य कर्मचारी को क्यों भेजा जाए? नए पद का कार्य ग्रहण करने के लिए, कि भाई आप जाओ नए जो नई पोस्ट है उसका चार्ज संभालिए। क्या किया जाए? कर्मचारी के मुख्यालय में उसके हेडक्वार्टर को चेंज किया जाए। ठीक है, और या उसी स्थान पे किया जाए या अन्य स्थान पे किया जाए और उसे एक पद से दूसरे पद पे भेजा जाए। ठीक है,
ये जो सारे नियम हैं, ये पहले सारे के सारे नियम राजस्थान सर्विस रूल में 127 से लेके 140 तक मेंशन थे, ठीक है। हम जो बाद में इनके लिए डिफरेंट रूल्स बना दिए गए हैं, जो जॉइनिंग टाइम्स रूल 1981 के नाम से हो गए हैं। तो पहले जो थे उनको एक तरह से विलोपित कर लिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, और ये अब हट गए हैं, और इसकी जगह जो आप ये नियम पढ़ रहे हैं राजस्थान सिविल सर्विस जॉइनिंग टाइम रूल्स 1981 वो एप्लीकेबल हो गए हैं। तो इंग्लिश में ट्रांसफर मीन्स द मूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर either within the same or to another station to take up the duties of a new post or in consequence of change of its headquarters, ठीक है। और previous rulings was 127 to 140, वो मैंने बता दिया आपको। इन सिंपल वर्ड्स ये मैंने ऐड किया है, इन सिंपल वर्ड चेंज इन पोस्ट और चेंज इन प्लेस और बोथ, इनमें से कुछ भी हो जाए तो फिर ये लागू होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केंद्रीय या अन्य राज्य सरकार के किसी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर होने की स्थिति में पदभार ग्रहण करने और लौटने की यात्रा का समय। अब आप यूँ समझिए कि ये होता है आपका राजस्थान, और यहाँ पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय यहाँ आता है या अन्य स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय यहाँ आता है, ज्वाइन करता है। ऑब्वियस सी बात है, ज्वाइन करने के लिए उसे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, और जब वो लौटेगा तो लौटने के लिए भी उसे समय मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कहता है कि नियम कौन से लगेंगे, जहाँ से वो आया या जहाँ वो आया, ठीक है। क्वेश्चन सिंपली यही है कि जहाँ से वो आया वहाँ के नियम लगेंगे या जहाँ पे वो आया उसके नियम लगेंगे। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, केंद्रीय या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या और किसी स्टेट गवर्नमेंट से किसी अधिकारी की नियुक्ति, कोई ऑफिसर की नियुक्ति राजस्थान सरकार में किसी पोस्ट पे होती है, तो ज्वाइन करने और लौटने की यात्रा का जो समय है उसमें ए केंद्रीय व अन्य राज्य सरकार के नियमों से विनियमित होगा या राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 जो हम पढ़ रहे हैं उससे नियमित होगा, दोनों से नियमित होगा, या दोनों में से किसी से भी नियमित नहीं होगा। तो सर इसका आंसर है बी। और इसे समथिंग मैंने आप कहेंगे बट मैंने इसे ऐसे याद कर रखा है कि जैसे मान लीजिए कि एक बहू होती है और मान लीजिए कि पहले वो मायके में होती है और फिर वो ससुराल में चली जाती हैं, ठीक है, शादी के बाद। तो एक लड़की है जो पहले मायके में थी और अब शादी के बाद वो ससुराल चली गई है। तो देखिए, या तो इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो या तो ये आपस में कुछ तय कर लें। अगर तय कर लेंगे तो उन्हीं नियमों से आगे की कथा कहानी चलेगी, और अगर ऐसा कुछ तय नहीं है तो आप भी जानते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा होगा कि वो जो जहाँ जा रही है वहाँ के नियम लगेंगे। तो अब आप इसे यूँ अप्लाई कर लीजिए कि जो ऑफिसर है जो दूसरे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस से आ रहा है, तो उस पे आने पे, उसके लौटने पे, ज्वाइनिंग के जो भी नियम लगेंगे वो राजस्थान गवर्नमेंट के ये वाले जो नियम हमने पढ़े, ठीक है, बार बार मैं नाम बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स, ठीक है, वो लागू होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहने वाला है बी। एक बार मैं इसका और नियम पढ़ देता हूँ, केंद्र, राज्य और अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारियों या किसी संस्थान के कर्मचारी, तो हो सकता है कर्मचारी आपका सेंटर से आए या किसी और स्टेट से आए या किसी संस्थान से आए, ठीक है, जिनकी नियुक्ति, जिनकी अपॉइंटमेंट इस सरकार यानी इस मतलब राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं या पदों, या तो वो हमारी किसी सर्विस पे आया है, हमारी किसी पोस्ट पे आया है, चाहे वो डेपुटेशन पे आया है, प्रतिनियुक्ति पे आया है, चाहे वो फॉरेन सर्विस के बेसिस पे आया है, ठीक है, कैसे भी आया है, द्वारा इस सरकार के अधीन सिविल सेवा या पदों पर कार्य ग्रहण करने तथा लौट जाने की समय अवधि का नियमन, रेगुलेशन, इन्हीं नियमों के अनुरूप किया जाएगा। यहाँ पे इन्हीं नियमों की जो बात चल रही है वो राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स की बात चल रही है, ठीक है सर, इसकी बात चल रही है कि उन्हीं नियमों के अनुसार किया जाएगा, बशर्ते की, हालांकि इसमें कंडीशन है कि बशर्ते की दोनों और के अधिकारियों के मध्य पारस्परिक समझौते द्वारा उनके डेपुटेशन या फॉरेन सर्विस की संबंधित शर्तों में स्पष्ट रूप से भिन्न प्रावधान नहीं किया गया हो। अगर देखिए, अगर हम कोई एम्प्लॉय या अधिकारी कह लें बाहर से मंगा रहे हैं तो हम उस अधिकारी को बोरो कर रहे हैं, ठीक है,
तो हम तो हो गए एक तरह से बोरोइंग स्टेट, लेने वाला स्टेट, और जो हमें दे रहा है वो अधिकारी हमारी मदद कर रहा है वो है लैंडिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो एक है बोरोवर अथॉरिटी और एक है लैंडिंग अथॉरिटी। अगर इनके बीच में कोई अग्रीमेंट हो गया है तो अग्रीमेंट में जो जो बातें तय हैं उन्हीं के अनुसार विनियमन किया जाएगा, और अगर कुछ तय नहीं हुआ है तो फिर जहां वो जा रहा है वहां के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात इंग्लिश में भी लिखी है, आप लास्ट में देख लीजिए। अगर कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट है बिटवीन द लैंडिंग एंड द बोरोइंग अथॉरिटीज तो एक अलग बात है, वरना जो अथॉरिटी बोरो कर रहा है वहां के नियम काम आएंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, विदेशी सेवा की शर्तों में उधार देने और लेने वाले प्राधिकारियों की आपसी सहमति से यदि कोई प्रावधान कर दिए गए हों तो कार्यग्रहण प्राप्त करने और लौटने की यात्रा का समय। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि अगर एक जो बोरोइंग अथॉरिटी है और एक जो लैंडिंग अथॉरिटी है, एक जो कर्मचारी को उधार ले रहा है और दूसरा जो कर्मचारी को उधार दे रहा है, अगर इन प्राधिकारियों के बीच में किसी भी तरह की सहमति हो गई हो, उन्होंने आपस में कुछ प्रावधान तय कर लिए हों, तो फिर कोई डाउट रहेगा ही नहीं कि ज्वाइनिंग के रूल्स क्या होंगे, ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा, लौटने वाली जर्नी का क्या होगा, में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और फिर मैं कहूँगा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ए आपसी सहमति से किए गए प्रावधानों से विनियमित होगा, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 से विनियमित होगा, केंद्र या अन्य राज्य सरकार के नियमों से विनियमित होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अब आंसर बहुत आसान है, ए है। ठीक है, जहां आपस में ट्यूनिंग है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, अग्रीमेंट है, तो फिर कैल बी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस मेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट। कंसेंट मतलब सहमति, म्यूचुअल मतलब आपस में। ठीक है, और ये बात उससे पहले मैं बोल चुका कि अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो किसी वजह से तो फिर जो बोरोइंग अथॉरिटी है जिसने कर्मचारी को बुलवाया है रिक्वेस्ट करके, जिस राज्य में कर्मचारी आ रहा है वहां के नियम चला करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और छठा क्वेश्चन कहता है, यदि कर्मचारी का स्थानांतरण जनहित में नहीं होकर उसके स्वयं के अनुरोध पर किया गया हो तो। देखिए कई बार गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है, ये तो आप जानते ही हैं, साल में एक बार या दो बार ट्रांसफर खुला करते हैं। ठीक है, जनरली इन जनरल प्रोबेशन में ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन उसके बाद आपके ट्रांसफर के ऑप्शंस खुले रहते हैं, साल में एक या दो बार जब अनुमति मिलती है तो उस समय होते हैं ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र क्या होते हैं, या तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है, गवर्नमेंट को जहाँ ठीक लगता है, जहाँ कर्मचारी कम है या जहाँ उनको जिस भी वजह से ठीक लगता है वहाँ एम्प्लॉय को भेजा जाता है। तो या तो कर्मचारी को भेजा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में, उस समय उसे 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन ज्वाइनिंग के लिए मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसे कितना दूर भेजा गया है या फेंका गया है। एक फेंका गया वर्ड भी चलता है, जब कई बार किसी कर्मचारी को बहुत दूर जाना पड़ता है, आप उसे बहुत दूर भेज दिया जाता है तो कह देते हैं कि भाई तो बहुत दूर फेंका है। तो 15 दिन तक का मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम भी मिलता है, 10 दिन तक का भी मिलता है, कुछ मामलों में 12 दिन है। खैर, लेकिन जब ट्रांसफ़र गवर्नमेंट करती है, अब मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय ने अप्लाई किया कि सर मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक्स जगह से वाई जगह पे भेज दिया जाए, और मान लीजिए उसकी सुनवाई हो गई, उसे वाई जगह पे भेज दिया गया, तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हुआ है वो जनहित में नहीं हुआ, उस कर्मचारी के अनुरोध पे ही हुआ है। उसकी कोई ऐसी फैमिली कंडीशन होंगी, हेल्थ कंडीशंस होंगी या कुछ भी कंडीशंस होंगी जिसके बेस पे उसने रिक्वेस्ट की और उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया गया, तो फिर सिंपल सी बात है कि उसे ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। उसे ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा तो ए ऑप्शन है, उसे कार्यग्रहण काल दे या नहीं होगा, ये बात सही है। किंतु में लिखा है कार्यभार सौंपने तथा नवीन पद पर कार्यग्रहण के बीच में कोई राजपत्रित अवकाश पड़ते हों तो उनके उपभोग की अनुमति दी जाएगी, अर्थात उस अवधि को ही कार्यग्रहण काल माना जाएगा। ये भी सही है। ठीक है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने शनिवार तक काम किया, शनिवार की शाम को उसने अपना जो चार्ज है वो किसी और को हैंड ओवर कर दिया और रिलीव हो गया। ठीक है, कब हुआ? शनिवार की शाम को, आफ्टरनून में ना, सारा काम वाम करके रिलीव हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, उसे वैसे ज्वाइन कब करना था? अगले दिन। अब अगले दिन क्या है? संडे है, तो संडे को तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्वाइन नहीं करेगा, तो वो आराम से मंडे को ज्वाइन कर सकता है। मंडे को फॉरनून में वो ज्वाइन कर ले, यानी दिन के 12 बजे से पहले वो आराम से ज्वाइन कर ले,
तो ये मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसे एक दिन संडे मिल गया ड्यू टू वो पब्लिक हॉलीडे था। वैसे उसे ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलना था, पर एक किस्मत की बात है कि बीच में एक पब्लिक हॉलीडे आ गया, तो उस पब्लिक हॉलीडे को ही ज्वाइनिंग टाइम मान लिया जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर इतनी सिंपल बातों को भी बहुत देर देर तक पढ़ा रहे। ठीक है, उपयुक्त दोनों, ये दोनों इसका आंसर है, सी आंसर है इसका। ठीक है, यहाँ पे आ गया स्क्रीन पे। चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ। टिप्पणी, राजस्व कर्मचारी जिसका स्थानांतरण सार्वजनिक हित में नहीं होकर उसकी, ये कार्य नहीं है, स्वयं वर्ड है, उसकी स्वयं की प्रार्थना पर होता है, वो उसके पहले पद से कार्य मुक्त हो जाने और नवीन पद पर उपस्थित होने के बीच की अवधि में पड़ने वाले रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाए। ठीक है, तो कई बार नियमों में क्लियर नहीं होता है, तो बाद में एक टिप्पणी आ जाती है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि उसने एक जगह से अपना चार्ज दिया और दूसरी जगह पे वो चार्ज लेना चाहता है, उसके बीच में अगर कोई संडे या कोई आपका गजट हॉलीडे आ गया है तो उसको कंज्यूम कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक और नियम एक्स्ट्रा इंग्लिश में पहले पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर ट्रांसफर्ड एट देयर ओन रिक्वेस्ट। ठीक है, ये लेकिन तब की बात है, कब ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, जब वो उसकी ओन रिक्वेस्ट पे जाएंगे। एंड नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट मे बी परमिटेड टू अवेल गजट हॉलीडे एंड हॉलीडेज। ये जो एस ब्रैकेट में लिखा होता है मतलब छुट्टी या छुट्टियाँ, ऐसा नहीं कि उसे एक ही छुट्टी मिलेगी। अगर छुट्टियाँ पड़ गई है 2-3-4 दिन की, तो 2-3-4 दिन की छुट्टियों के बाद वो ज्वाइन करेगा। इसमें संडे भी शामिल है। कि फॉलिंग बिटवीन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द रिलिक्विशिंग द चार्जेस ऑफ द ओल्ड पोस्ट। ठीक है, एंड बिफोर अज्यूमिंग द चार्ज ऑफ द न्यू पोस्ट। ठीक है, इसने रेलिंक्विश किया है पुराना चार्ज और अज्यूम किया है नया चार्ज। ठीक है, पुराना रेलिंक्विश का मतलब त्यागना होता है और अज्यूम करने का मतलब नया चार्ज लेना होता है। ठीक है, तो उसके बीच में अगर कोई छुट्टी पड़ती है वो कंज्यूम कर सकता है। एक्स्ट्रा में एक और नियम लिखा है कि सरकार की आज्ञा के अंतर्गत समय समय पर अतिरिक्त घोषित राज्य कर्मचारी का एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरण होने पर वो कार्यग्रहण काल के अधिकारी होंगे। तो ये अलग ही नियम है, वो अलग नियम का तो हो गया है। पर मान लीजिए कि कभी कभी किसी प्लेस पे सरप्लस एम्प्लॉय होते हैं या गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ इतनी पोस्ट नहीं है, जितने लोग बैठे हैं उतने नहीं है, तो ये जो सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं इनको इधर से उधर किया जाता है, उनको खपाया जाता है ना। जहाँ फालतू बैठे हैं और जहाँ कम है तो उनको इधर से उधर भेजा जाता है, खपाया जाता है। तो ऐसे मामलों में उनको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, है ना। उनको 10 दिन से 15 दिन तक का समय, या वो बहुत सारी कंडीशन है, कोई 10-15 दिन का ही नहीं है, किसी मामले में हो सकता है 1 दिन का ही समय मिले, 2 किलोमीटर की भी दूरी नहीं हो तो हो सकता है 1 दिन का भी समय ना मिले। तो डिपेंड्स ऑन जैसी भी कंडीशंस होती है उस तरह से चलता है। ठीक है, बहुत टाइम से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर हमारी जूनियर अकाउंटेंसी की तैयारी कैसे चल रही है, हम उस तैयारी को देखना चाहते हैं। तो अगर आप कुछ क्वेश्चन बैंक या सैम्पल पेपर बना देते तो नाउ आप कह सकते हैं इंतज़ार पूरा हुआ। और अकाउंटेंसी का क्वेश्चन बैंक मैंने रेडी कर दिया है और वो अब अवेलेबल है। उसके अंदर 3000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। आप किसी भी स्ट्रीम के हों, लैंग्वेज के स्टूडेंट रहे हों, आप आराम से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। बाकी कर पाएंगे या नहीं वो तो आपकी तैयारी से पता लगेगा। क्वेश्चंस में थ्योरी क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों दिए हैं, क्योंकि पता नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और हमें तो एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो एक क्वेश्चन खेल बना सकता है, बिगाड़ सकता है। सारे MCQs मैंने टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो आप अपनी टॉपिक वाइज तैयारी दे सकते हैं। फुल कवरेज दिया है। और अगर बाय द वे क्वेश्चन का आंसर आपको समझ नहीं आता या आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ अलग होना चाहिए, तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डेफिनेट उसका आपको आंसर करूँगा। और ये सब मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है, तो कम रेट पे ही है। तो आप आराम से अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। अकाउंटेंसी के बाद जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं मैं उनके भी क्वेश्चन बैंक रिलीज़ करूँगा। अभी राइट नाउ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अकाउंटेंसी का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 7वां क्वेश्चन, 180 दिन की अवधि तक के लिए अस्थायी स्थानांतरण पे, तो आपका ट्रांसफ़र हुआ है लेकिन आपका टेम्परेरी ट्रांसफ़र हुआ है, वो 1 महीना 2 महीना या 6 महीने तक हो सकता है, यानी अप टू 180 डेज तक का अगर ट्रांसफ़र आपका हुआ है तो ए ऑप्शन कहता है कि कोई कार्यग्रहण काल ज्वाइनिंग टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। बी ऑप्शन कहता है ऐसी स्थिति में वास्तविक यात्रा समय ही दिया जाएगा। सी कहता है उपयुक्त दोनों सही हैं और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी उपयुक्त दोनों सही हैं। पहली बात है कि वैसे आपको कोई ऑफिशियल ज्वाइनिंग टाइम रूल नहीं मिलेगा, लेकिन जितना आपको यात्रा में समय लगा
उतना आपको अलाउ किया जाएगा। आपको ए प्लेस से ऑब्वियसली बात है बी प्लेस पे उड़ के तो जाओगे नहीं, तो जितना समय आने जाने में लगा उतने समय में आप ऑन ड्यूटी ही माने जाएंगे, या उतना समय आपको एज ए एक तरह से जॉइनिंग टाइम के तौर पे अलाउ कर दिया जाएगा। और नियम में पढ़ देता हूँ। कार्य ग्रहण काल की देयता 180 दिन तक की अवधि के लिए अगर अस्थायी स्थानांतरण किया जाए तो कोई कार्य ग्रहण समय स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में उस दौरे पे जहां आप गए हैं स्वीकार्य वास्तविक यात्रा समय ही अनुज्ञेय होगा, ठीक है। और ओनली द एक्चुअल ट्रांजिट टाइम एज एडमिसिबल इन केस ऑफ जर्नी ऑन टूर में बी अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक कर्मचारी अपने पुराने पद का कार्यभार, ठीक है, अपनी पुरानी जहां पे वो था मध्याह्न पूर्व में सौंपता है तो ज्वाइनिंग टाइम की गणना उसी दिन से प्रारंभ होगी कि अगले दिन से प्रारंभ होगी कि उसी दिन के मध्याह्न पश्चात से प्रारंभ होगी या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऐसे आप यूँ समझिए कि जैसे एक एम्प्लॉय है, ठीक है, मान लीजिए मैं हूँ और मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है, और मुझे एस प्लेस से अब मान लीजिए ए प्लेस पे जाना है, ठीक है। और ये भी मान लीजिए कि आज 28 अप्रैल को मैं ऑफिस गया और दिन से ही पहले मध्याह्न पूर्व पौनून यानी से अब कह लीजिए 12 बजे से पहले मैं 12 बजे से पहले वहाँ ऑफिस चला गया और जो भी चार्जेस वगैरह थे वो संभला के आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरा यहाँ पे मामला ख़त्म हो गया। 28 अप्रैल की मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे चार्ज पकड़ा दिए, तो यहीं से मेरा ज्वाइनिंग टाइम यहीं से शुरू हो जाएगा। अब यूँ समझिए कि इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मई को ज्वाइन किया, तो मैंने कितनी छुट्टियाँ कंज्यूम करी, अगर मैंने कितना ज्वाइनिंग टाइम कंज्यूम किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 28 की मॉर्निंग को ही संभला दिया था। तो एक तो मैंने छुट्टी कंज्यूम करी 28 की, एक छुट्टी कंज्यूम करी 29 की, एक कंज्यूम करी 30 की, एक कंज्यूम करी 1 तारीख की, और 2 तारीख में डिपेंड करेगा कि 2 तारीख को मैंने कब ज्वाइन किया। मान लीजिए 2 तारीख को भी मैंने सुबह मॉर्निंग आवर्स में ज्वाइन कर लिया तो मैं 2 को तो ड्यूटी पे पहुँच ही गया। तो मैंने 4 दिन का ज्वाइनिंग टाइम कंज्यूम किया, 28, 29, 30 और 1। तो ये सिंपल है। ये क्यों समझना जरूरी है? ये इसलिए समझना जरूरी है कि सपोज करो कि मेरे को ज्वाइनिंग टाइम 10 दिन मिला था। अगर मुझे ज्वाइनिंग टाइम 10 दिन मिला था और मैंने उसमें से 4 दिन ही यूटिलाइज किए, तो इसका मतलब है 6 दिन मैंने यूज़ नहीं किए। तो 6 दिन मेरे जो पीएल खाता होता है, जो मेरा लीव अकाउंट होता है, उसके अंदर मेरे 6 दिन जोड़े जाएंगे। इसलिए समझना ज़रूरी होता है। तो यदि एक कर्मचारी अपने पुराने पद का जो भी चार्ज था वो फॉरनून को यानी मॉर्निंग आवर्स में ही सौंप देता है, तो उसी समय से उसका ज्वाइनिंग टाइम शुरू हो जाता है, उसी दिन से, ठीक है, प्रारंभ हो जाएगा। विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम डे। इसको नियम को पढ़ लीजिए। कार्यग्रहण समय की अवधि पुराने पद जहाँ आप थे उसके प्रभार को त्यागने की तारीख को, ठीक है, से ही कार्यग्रहण शुरू हो जाएगा। कब? अगर आपने मध्याह्न पूर्व में मामला संभला दिया है तो। और हो सकता है, सपोज कीजिए कि हो सकता है कि मैं 28 अप्रैल को ड्यूटी गया, पूरा दिन मैं वो रहा और फिर मैंने शाम को चार्ज संभलाया, ठीक है। तो फिर मेरा जो ज्वाइनिंग टाइम है वो 29 से स्टार्ट होगा, फिर वो मेरा नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा। तो इसीलिए चार्ज संभलाने का दिन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने मॉर्निंग आवर्स में संभला दिया था या आफ्टरनून में संभलाया था। आफ्टरनून में संभलाने का मतलब है कि उस दिन वहाँ पे आपने ड्यूटी कर ली, ठीक है, और नेक्स्ट डे से आपकी ज्वाइनिंग शुरू होगी। और मॉर्निंग में ही चार्ज संभला दिन का मतलब है कि मॉर्निंग से ही आपकी वहाँ पे ड्यूटी समाप्त हो गई और मॉर्निंग से ही आपका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट हो गया। होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको। द ज्वाइनिंग टाइम शैल कमेंस मतलब स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ relinquishment, give over of charges of the old post if the charge is made over in the forenoon, or the following date if the charge is made over in the afternoon, ठीक है। दिन में चार्ज पकड़ाओगे तो फिर आपका अगले दिन से ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा। 9 क्वेश्चन, ऐसे प्रकरण यानी मामले, ऐसे मामलों में जिनमें पद का कार्यभार पुराने मुख्यालय के बाहर किसी अन्य स्थान पर हस्तांतरित किया गया हो तो कार्यग्रहण काल की गणना। ओके, मामला क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका हेडक्वार्टर तो है ओ, इसे अपन कह देते हैं ओल्ड, और आपको टेम्पररी कहीं भेजा गया है, इसे अपन कह देते हैं टी, और यहाँ आपको कहा गया है कि आपको
एन प्लेस पे जाना है। तो 3 प्लेसेस है। जहां आपका हेडक्वार्टर बोलता है वो है ओल्ड, जहां अभी आप टेम्पररी गए हो टी, और उसके बाद एक है न्यू प्लेस। तो सपोज कीजिए कि जब आप यहाँ पे गए हुए हो तो फिर आपको कहा जाता है कि आप यहाँ एन प्लेस पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये एन प्लेस सेम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये एन प्लेस ऑब्वियसली बात है, सॉरी, जहाँ पे आप टेम्परेरी थे वो भी हो सकता है, और ये एन प्लेस कोई अदर भी हो सकता है। बात क्या है कि अभी आप टी प्लेस पे हो और आपको कहा गया है कि आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, एक एन प्लेस पे जाके ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ऐसे में कार्यग्रहण काल जो ज्वाइनिंग टाइम होता है उसकी गणना कार्यभार हस्तांतरण के स्थान से की जाएगी, स्थानांतरण आदेश जहां पे मिला है वहां पे की जाएगी, पुराने पदस्थापन के मुख्यालय से ही की जाएगी। तो आपको इसमें यह याद रखना है, विल बी डन फ्रॉम द हेडक्वार्टर ऑफ द ओल्ड पोस्टिंग। जो आपका ज्वाइनिंग टाइम काउंट होगा, कंसीडर होगा, वो आपके हेडक्वार्टर से ही कंसीडर होगा। ठीक है सर, थोड़ा सा टफ है ये, बट आप इसको सुन लीजिए कि चाहे पुराने मुख्यालय के बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण आज्ञा प्राप्त हो या पद का प्रभार संभालना शामिल हो। तो स्थिति आप समझ ही रहे हैं कि आप कहीं पे, मतलब ऐसा मामला था कि आप हेडक्वार्टर से कहीं गए हुए थे, कहीं आप किसी प्लेस पे गए हुए थे, वहां पे आपको ट्रांसफर का ऑर्डर मिलता है या वहां पे आपको कहा जाता है कि आपको फलां जगह का चार्ज संभालना है, या आप हो सकता है दौरे पे हो और दौरे के समय किसी कर्मचारी का मुख्य आवास दौरे के स्थान पर ही परिवर्तित कर दिया गया। मतलब जहां अभी आप टूर पे गए हैं, अब कह दिया गया अब आपका हेडक्वार्टर यहीं होगा, अब आप यहीं का काम देखेंगे, या जहां उसका अस्थायी स्थानांतरण हुआ था शायद 180 दिन तक के लिए, वहीं स्थायी स्थानांतरण के रूप में परिवर्तित किया जाए, तो भी इन सारे मामलों में कार्यग्रहण समय जो होगा वो पुराने मुख्य आवास से ही शामिल होगा। तो इसे याद कर पाएंगे आप। द ज्वाइनिंग टाइम, इंग्लिश में, द ज्वाइनिंग टाइम शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओल्ड हेडक्वार्टर्स इन ऑल केसेस। सभी मामलों में हेडक्वार्टर जो है वो आपका वही लगेगा, वहीं से ज्वाइनिंग टाइम शुरू होगा जहां था। चाहे वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज ट्रांसफर ऑर्डर और मेक ओवर द चार्ज ऑफ द ओल्ड पोस्ट इन अ प्लेस अदर देन ओल्ड हेडक्वार्टर, मतलब आपको किसी नए प्लेस पे जाना पड़ता है, और वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑफ टूर इज चेंज टू द टूर स्टेशन इटसेल्फ, मतलब अगर आप टूर पे थे तो टूर स्टेशन को ही अब आपका नया हेडक्वार्टर बना दिया जाए, या वेयर हिज टेम्परेरी ट्रांसफर इज कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट ट्रांसफर, या जहां पे उसे टेम्परेरी भेजा गया था वहीं कह दिया जाए कि अब आपको परमानेंट वहीं लगा दिया गया है। इन सारे मामलों में भी आपको ओल्ड हेडक्वार्टर पे रिपोर्ट करना पड़ेगा और वहां से ही रिलीव होना, ज्वाइन होना जो भी होगा वो होगा, और वहीं से आपका ज्वाइनिंग टाइम काउंट होगा। ठीक है सर, आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक कर्मचारी को स्थानीय स्थानांतरण पर 1 दिन का ज्वाइनिंग टाइम देय हो सकता है यदि नवीन कार्यालय 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पे हो, नवीन कार्यालय 3 किलोमीटर से अधिक दूरी हो, नवीन कार्यालय 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पे हो, या उपरोक्त में से ए और बी। तो सर इसका आंसर ए है। ठीक है, द न्यू ऑफिस इज मोर देन 2 किलोमीटर अवे। हो सकता है कि आप जिस शहर में थे उसी शहर में आप हो, पहले भी आप ए शहर में थे या ए गांव में थे और अभी भी आप ए गांव में ही हो, केवल आपका ऑफिस चेंज कर दिया गया है, और अगर आपका जो नया ऑफिस है वो 2 किलोमीटर, उसका जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो आपको 1 दिन तक का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ठीक है, वो 1 दिन तक का ज्वाइनिंग टाइम यूँ हो सकता है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि आप ए प्लेस पे चाहे मॉर्निंग में रिलीव हो सकते हैं। आप अगर ए प्लेस पे मॉर्निंग में रिलीव हो जाते हैं तो फिर आप नए वाले ऑफिस में अगले दिन की मॉर्निंग को ज्वाइन कर लीजिएगा, या अगर आप ए प्लेस में इवनिंग में या कहीं आफ्टरनून में के बाद अगर रिलीव होते हैं तो भी उस केस में भी आप ऐसा नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे तो भी आपको मॉर्निंग आवर्स में ही यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 दिन तक का इसे पढ़िएगा कि आप 1 दिन तक का आपको समय मिल सकता है, यानी इसमें थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये मिली कि आप 1 दिन मॉर्निंग में ज्वाइन होके और मॉर्निंग में रिलीव होके नेक्स्ट डे की मॉर्निंग तक भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा दूर तो है नहीं, 2 किलोमीटर से ही तो ज़्यादा दूर है तो उसी शहर में या गाँव में। एक ही स्थान पर किसी राज्य कर्मचारी के स्थानांतरण के मामले जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर भी आवास परिवर्तन न हो, तो मेन मामला क्या है, स्थानीय ट्रांसफर क्या है, जब आपका आवास परिवर्तित नहीं होता है किंतु जो नया ऑफिस है वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, तो इस उपनियम क के अंतर्गत ज्वाइन करने के प्रयोजनार्थ 1 दिन का ज्वाइनिंग टाइम अलाउ होगा। अब इसका क्या मतलब है वो मेन है कि यदि कोई अधिकारी अपना जो कार्यभार है
वो पूर्वाह्न या अपराह्न, फॉरनून या आफ्टरनून में कर देता है, तो उसे नए पद का प्रभार उसी स्थान पर अगले कार्य दिवस के पूर्वाह्न को ग्रहण करना पड़ेगा। तो यहाँ भले आप मॉर्निंग में छोड़िए, रिलीव होइए, चाहे इवनिंग में रिलीव हो जाइए, अगले दिन आपको मॉर्निंग आवर्स में ज्वाइन करना है। ठीक है। होप वीडियो थोड़ा टफ था, खैर पर वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जैसे ही नया वीडियो और मैं अपलोड करूँगा तो उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी, और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे भी नहीं लगते, वो आप जानते ही हैं। तो ठीक है सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।